यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, रुपी फॉल्स बिलो 80 अगेंस्ट डॉलर रेजेस वरीज ओवर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो रुपी यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंपोर्ट करना कॉस्टलियर हो जाएगा। Raising concerns over high imported inflation, the rupee Tuesday fell below the psychological level of 80। तो इसकी वजह से हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना और ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन एक फ़ायदा इससे ये होगा कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो इसके बारे में आर्टिकल आया है एक्सप्लेन्ड पेज पर, तो हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसबीआई चेयरमैन का ये कहना है कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो उसको डेप्रिशिएट होने दो, यहाँ पर आरबीआई को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडियाज़ लीडिंग बैंकर एंड एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा इज़ ऑफ द व्यू दैट एन आर्टिफिशियल इंटरवेंशन डज नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। लेकिन इसकी वजह से जो आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो ज़रूर ख़त्म हो रहे हैं। तो क्या किया जाए, आरबीआई को यहाँ पर इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। और आरबीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, तो आरबीआई उसी ऑब्जेक्टिव को करे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। और जो मार्केट है, जैसे हमारा रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, वो बेसिकली अपने आप ही एक करेक्टेड फॉर्म में पहुंच जाएगा और यहाँ पर आरबीआई को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। द आरबीआई हैज़ बीन इंटरवीनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आरबीआई को मार्केट में डॉलर्स सेल करने पड़ते हैं। अब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, उसका क्या रीज़न है, उसका यही रीज़न है ना कि डॉलर की जो सप्लाई है वो कम हो गई है। तो आरबीआई आर्टिफिशियली डॉलर की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से रुपी का जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर कम हो सके। तो आरबीआई हैज़ बीन इंटरवीनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कंटेन द वोलेटिलिटी इन रुपी बाई सेलिंग डॉलर्स एंड बाइंग रुपी। और इसकी वजह से जो आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर डिप्लीट हो रहे हैं। Already a lot of our forex reserves have gone from over $600 billion plus, we are now at $580 billion plus। अब आरबीआई ने डॉलर्स को मार्केट में लाने के लिए कुछ यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं, जिससे डॉलर जो है इंडिया की मार्केट में आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एफपीआई के लिए जो बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ उसको वाइडन कर दिया गया है। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने की बात की गई है। इसके अलावा जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हैं, बैंक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि उन डिपॉजिट्स पर आपको कोई भी रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आरबीआई यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है जिससे मार्केट में डॉलर आए, इंडिया की मार्केट में डॉलर आए। इसके अलावा रुपी की डिमांड बढ़े, उसके लिए आरबीआई ने एक और स्टेप ये लिया था कि जो ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट है वो रुपी में हो सकता है। तो उसके लिए हमने वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट डिस्कस किए थे। तो आरबीआई बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है जिससे यहाँ पर जो डॉलर है वो इंडिया की मार्केट में आ सके, जो रुपी है उसकी डिमांड बढ़ाई जा सके। तो बेसिकली रुपी को डिप्रिशिएट होने से स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द आरबीआई। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया। तो गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है, आरबीआई भी स्टेप्स ले रही है। फिर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो रुपी है $1 इज इक्वल्स टू जो 80 रुपी हो गया है। और दूसरा जो हमें अपनी इकॉनमी में प्रॉब्लम दिख रही है दैट इज ऑफ इन्फ्लेशन। तो आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन हैज़ बीन ओवर 6% फॉर 2 स्ट्रेट क्वार्टर्स। और आरबीआई को जो टारगेट दिया गया है वो ये है कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को मेंटेन करना होता है। लेकिन 2 क्वार्टर्स हो चुके हैं जहां पर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रहा है। और अगर 3 क्वार्टर्स तक यहाँ पर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रहता है और आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये माना जाएगा कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में फेल हो गया है। RBI is 1 quarter away from having to explain its failure to keep the inflation as per the mandate by the monetary policy framework। जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर RBI को मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में। और RBI अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक इस इन्फ्लेशन को मेंटेन नहीं कर पाए, इस रेंज को मेंटेन नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये है कि जो RBI है वो अपने टारगेट को अचीव करने में फेल हो गया है, इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करने में फेल हो गया है। और RBI को रीजंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को कि क्यों RBI इन्फ्लेशन को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वन ऑफ द रीजंस दैट आरबीआई इज इंटरवीनिंग सो हैवली इज बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन प्रेशर एंड इट हैज़ बीन अ बिग ड्राइवर ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्फ्लेशनरी साइकिल। अब आरबीआई का भी इन्फ्लेशन के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल है नहीं। इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और फ्यूल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं, जिसकी वजह से जो ऑयल की सप्लाई है वो कम हो गई है। तो आरबीआई भी ऐसा ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। जो आरबीआई कर रहा है बेसिकली, हो सकता है आरबीआई से आरबीआई वो करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज पुटिंग प्रेशर ऑन करेंसी, द कैपिटल फ्लाइट विच इज टेकिंग प्लेस। अब कैपिटल फ्लाइट क्यों हो रही है, कैपिटल फ्लाइट होने का रीज़न ये है कि जो यूएस की फेडरल रिजर्व है वो लगातार अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से जो एफपीआई है उनका कैपिटल आउटफ्लोज हो रहा है फ्रॉम इंडिया।
करेंसी सच एज द ब्रिटिश पाउंड, अब इसमें यह बताया गया है कि हमारी करेंसी जो है वो वीकन हो रही है, लेकिन अगर हम और करेंसी से कंपेयर करें तो एज सच जो इंडिया की करेंसी वो यहाँ पर स्ट्रेंथन हुई है। तो करेंसी सच एज द ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन एंड द यूरो हैव वीकन मोर देन द इंडियन रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारी करेंसी एज सच उतनी वीकन नहीं हुई है जितनी बाकी कंट्रीज़ की करेंसी यहाँ पर वीकन हुई है। तो एज सच बाकी कंट्रीज़ की करेंसी या इंडिया की करेंसी में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है यूएस में, क्योंकि यूएस का जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मार्केट के फंडामेंटल्स वीक हैं। रीज़न ये है कि यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, और यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होने का रीज़न ये है कि जो यूएस की फेडरल रिजर्व है वो लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि यूएस में बेसिकली 9.1 तक इन्फ्लेशन पहुंच चुका है। तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए उनको ज़रूरत है कि वो डॉलर की सप्लाई को किसी तरीके से कम करें। अब हम आगे चलते हैं। एसकेएम रिजेक्ट्स एमएसपी पैनल। तो कल मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट एक पैनल बना रही है, और उस पैनल को बेसिकली यहाँ पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये दिए जाएंगे कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है, एमएसपी को और ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बनाना है, इफेक्टिव बनाना है। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने रिजेक्ट कर दिया एमएसपी पैनल, और संयुक्त किसान मोर्चा का ये कहना है कि ये जो पैनल है इसमें गवर्नमेंट लॉयलिस्ट हैं, इसीलिए हम इस पैनल का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। The Samyukt Kisan Morcha on Tuesday announced it would not join the 29-member panel set up by the Center to make minimum सपोर्ट प्राइस मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो संयुक्त किसान मोर्चा एक अम्ब्रेला बॉडी है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की, और जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे फार्मर्स के द्वारा अगेंस्ट 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉस, तो इसको संयुक्त किसान मोर्चा ने बेसिकली हेड किया था। हरियाणा डीएसपी रन ओवर बाई डंपर ट्रक ड्यूरिंग रेड ऑन इलीगल माइनिंग। तो इससे हमें ये पता चलता है ये जो इलीगल सैंड माइनिंग होती है इनको किसी का डर ही नहीं है, इन्होंने डीएसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। A 57-year-old deputy superintendent of police of Haryana Police, who was set to retire in 3 months, was run over by a dumper truck during a raid to check illegal mining in New District on Tuesday afternoon. अब इलीगल सैंड माइनिंग को ख़त्म करना है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसको ख़त्म करने की, दैट इज़ पॉलिटिकल विल। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, एक तरीके का नेक्सस बिल्ड हो गया है बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड द इलीगल सैंड माफियाज। तो इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं। डीएसपी किलिंग, ये तो हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस कर लिया था, ये हम फिर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है माइनिंग एक्टिविटीज नॉट विद स्टैंडिंग इलीगल क्वारिंग ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द अरावलीज इन नू एंड नेबरिंग लोकेशंस ऑफ फरीदाबाद। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इलीगल माइनिंग होती है। गवर्नमेंट सेज स्ट्रॉन्ग लेसन्स फ्रॉम श्रीलंका क्राइसिस ब्रिंग्स अप फ्रीबीज फिस्कल हेल्थ ऑफ सम स्टेट्स। तो कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपनी स्पीच में कहा था कि ये जो फ्रीबीज का कल्चर है उसकी वजह से जो कुछ स्टेट्स की फिजिकल हेल्थ है वो यहाँ पर ख़राब हो रही है। सेम बात यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कही है। तो देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम द टर्मोइल ऑफ श्रीलंका, इंक्लूडिंग लेसन्स ऑन फिजिकल प्रूडेंस, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, और जो कल्चर ऑफ फ्रीबीज है उसको अबेंडन करने की ज़रूरत है। टुडे इन आर कंट्री अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू कलेक्ट वोट्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री स्वीट्स। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था कि ये जो फ्री स्वीट्स दी जा रही हैं वोटर्स को लुभाने के लिए, तो बेसिकली उसकी वजह से वोट तो मिल जाते हैं, लेकिन जो फिजिकल हेल्थ है वो यहाँ पर स्टेट की खराब हो जाती है। द गवर्नमेंट सेट श्रीलंका इज, अब जिन स्टेट्स को यहाँ पर टारगेट किया गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में कहा गया कि इनका डेट बहुत ज़्यादा है, तेलंगाना के बारे में कहा गया, तो ये स्टेट्स थोड़ा नाराज़ हो गए। इनका ये कहना कि श्रीलंका एक सॉवरेन कंट्री, अगर आपको हेल्प करनी थी तो आपको पहले हेल्प करनी थी, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हम आगे चलते हैं। हाउस पैनल सजेस्ट सीसीटीवी रिकॉर्डिंग एट फेयर प्राइस शॉप्स। अब ये क्यों कहा है हाउस पैनल ने कि सीसीटीवी होने चाहिए फेयर प्राइस शॉप्स में? तो बेसिकली जो पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें डाइवर्जन ना हो, तो उसके लिए ये कहा गया है। दूसरी बात, क्वालिटी कंट्रोल सेल्स रिकमेंडेशन दिया गया है कि क्वालिटी कंट्रोल सेल्स होनी चाहिए, जो कि वो ये चेक करेगा कि फूड ग्रेन की क्वालिटी कैसी है। तो has recommended setting up more quality control cells to ensure sustained quality of the central pool stock of food grains right from procurement to distribution। तो यहाँ पर दो सजेशंस दिए गए हैं। पहला ये कि सीसीटीवी का यूज़ होना चाहिए फेयर प्राइस शॉप्स में, और दूसरा ये कि क्वालिटी कंट्रोल सेल्स होने चाहिए। कितने लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ दी है इंडिया की? तो मोर देन 3.9 लाख इंडियंस हैव रिनाउंस्ड देयर सिटीजनशिप इन द पास्ट 3 ईयर्स, ऐसा गवर्नमेंट के डेटा से पता चला है। और अमेरिका टॉप चॉइस है अभी भी लोगों की जाने की। 1.63 लाख इंडियंस ने रिलिंक्विश किया सिटीजनशिप 2021 में, 2019 में 1.44 लाख ने, और 2020 में 85,000 कुछ लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ी है। गवर्नमेंट इन लोकसभा नो प्लान टू ब्रिंग डाउन फिशरी सब्सिडीज। डब्ल्यूटीओ की जब कॉन्फ्रेंस हुई थी
तो WTO की कॉन्फ्रेंस में एक जेनेवा पैकेज था। अब जेनेवा पैकेज में ये बात की गई थी कि हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज़ को कर्ब करना है। तो इंक्लूडेड एग्रीमेंट्स ऑन कर्बिंग हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज़। तो जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर फिशिंग सब्सिडीज़ देते हैं, हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज़, जिसकी वजह से यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ओवर फिशिंग होती है, वो बंद करनी है। अब इंडिया को 25 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम जो यहाँ पर फिशरीज़ में सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, हमारे यहाँ बहुत स्मॉल स्केल पर फिशरी, ये जो फिशरी सेक्टर हमारा ऐसे इतना ज़्यादा बिल्ड नहीं है, तो हमें लोगों को इक्विपमेंट खरीदने के लिए सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत है। तो इंडिया हैड sought a 25-year ट्रांजिशन पीरियड कंटेंडिंग दैट फिशरी सेक्टर इन द कंट्री रिक्वायर्स गवर्नमेंट सपोर्ट, क्योंकि मिलियंस ऑफ फिशर फोक्स जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो बहुत स्मॉल स्केल फिशिंग करते हैं फॉर द लाइवलीहुड। तो उनको सब्सिडीज़ दी जाती है ताकि वो अपने स्मॉल फिशिंग वेसल्स को मॉडर्नाइज कर सकें, वेसल्स जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो उनको खरीद सकें। The agreement includes subsidies given by countries on overfishing, deep sea fishing and unregulated fishing। तो उन सब्सिडीज को कर्व करने की बात की गई है जिनकी वजह से ओवर फिशिंग होती है, डीप सी फिशिंग होती है और अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है। इंडिया एज सच $277 मिलियन स्मॉल फिशर्स को 2018 में सब्सिडी के फॉर्म में प्रोवाइड किया था। तो WTO के जेनेवा पैकेज एग्रीमेंट्स जो कि बात करते हैं कि फिशरी सब्सिडीज को कर्व करना है, हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज को कर्व करना है। इसके अलावा जेनेवा पैकेज में एक और बात हुई थी, वो बात ये हुई थी कि जो यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन्स हैं उनको लेकर एक टेम्परेरी पेटेंट वेवर दे दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो वैक्सीन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल में हो सके और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में भी ये जो वैक्सीन्स हैं वो पहुँच सकें। तो जेनेवा पैकेज में दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर था, एक तो ये कि हार्मफुल फिशरी सब्सिडीज़ को ख़त्म करना है, दूसरी बात टेम्परेरी पेटेंट वेवर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। अब हम आगे चलते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इन पोल ईयर सेंटर प्रपोजेस ट्राइबल स्टेटस फॉर हिमाचल सिरमौर रीजन। इससे पहले हम एक कम्युनिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज हटी कम्युनिटी। द डिमांड हैज़ बीन मोस्ट वोसिफेरस फ्रॉम द हटी कम्युनिटी ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, जिनकी ये डिमांड थी कि इनको यहाँ पर ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। अब यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने ये कहा है कि जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा। तो मंथ्स बिफोर हिमाचल प्रदेश गोज टू द असेंबली पोल्स, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज प्रपोज टू ग्रांट शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू द पीपल फ्रॉम ट्रांसगिरी रीजन ऑफ द स्टेट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर हमने एक कम्युनिटी डिस्कस की, दैट इज हाथी कम्युनिटी। अब हम आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट्स नियर LOC दोज ऑफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू। तो उनको यहाँ पर बेसिकली एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ नोटिफाइड अमेंडमेंट टू द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। और ये कहा गया है कि जो हाईवे प्रोजेक्ट्स जिनकी स्ट्रैटेजिक और डिफेंस इंपॉर्टेंस है, जैसे कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 100 किलोमीटर तक है, इसके अलावा और ऐसी लोकेशन में जो कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो उनको यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम एनवायरमेंट क्लियरेंस बिफोर कंस्ट्रक्शन। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, तो ये देखा जाता है कि उस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके अलावा उस प्रोजेक्ट का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस प्रोजेक्ट का सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो ये सारे पहले इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लियरेंस दी जाती है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो प्रोजेक्ट्स स्ट्रैटेजिक और डिफेंस इंपॉर्टेंस के हैं और जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 100 किलोमीटर की दूर तक हैं, तो उनको यहाँ पर क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बेसिकली चार धाम प्रोजेक्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि चार धाम प्रोजेक्ट में यहाँ पर रोड को वाइडन करने की बात की गई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर पिटीशन फाइल की गई कि रोड को अगर वाइडन किया जाएगा तो जो इकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमें जैसे ब्रह्मोस को लेकर जाना है, चाइना के साथ हमारी कोई वॉर हो गई, तो ऐसे में रोड का वाइडन होना ज़रूरी है। तो एग्जेम्पशन टू बी अकॉर्डेड टू हाईवेज ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस डज अवे विद द नीड फॉर ग्रीन क्लियरेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल चारधाम प्रोजेक्ट, जो कि रोड को वाइडन करने की बात करता है, ऑफ 899 किलोमीटर्स रोड्स इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज ऑफ उत्तराखंड टू इंप्रूव कनेक्टिविटी टू केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री श्राइन्स। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको एग्जेम्पशन दे दी गई है कि उनको यहाँ पर ग्रीन क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। टेकिंग इनटू अकाउंट इश्यूज ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ फिशरमैन इन्वॉल्व्ड एट फिश हैंडलिंग पोर्ट्स एंड हार्बर्स एंड लेस पोल्यूशन पोटेंशियल ऑफ दीज पोर्ट्स एंड हार्बर्स कंपेयर टू अदर्स, इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ पोर्ट्स विच एक्सक्लूसिवली डील्स इन फिश। तो इनको भी यहाँ पर बेसिकली एग्जेम्पशन दे दी गई है फ्रॉम एनवायरमेंट क्लियरेंस। जो हाईवे प्रोजेक्ट्स डिफेंस और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड एंड बॉर्डर स्टेट्स, तो उनको भी यहाँ पर एग्जेम्पशन दे दी गई है फ्रॉम ग्रीन क्लियरेंस। अब हम आगे चलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अरागलिया। अरागलिया का मतलब होता है, ये सिन्हलीज वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रगल। तो सिन्हलीज फॉर स्ट्रगल। तो यहाँ पर ये बताया गया कि श्रीलंका में प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट का एक ये डिसीजन था कि अब से हम करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग और हम यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स
का जो इंपोर्ट है उसको बैन कर दे रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट को बैन करने का एक मेन रीज़न ये था कि इनकी गवर्नमेंट को ये लगता था कि इनके जो प्रेशियस फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करने में वेस्ट हो रहे हैं। तो इट स्टार्टेड विद द फार्मर्स, दे वर द फर्स्ट टू प्रोटेस्ट आफ्टर एन एडिक्ट इन अप्रैल 2021 बाय गोटाबाया राजपक्षा, देन श्रीलंका's प्रेसिडेंट, दैट दे शुड स्विच ओवर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पर फिर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो अरागलिया का क्या मतलब होता है? इट इज़ द सिन्हलीज वर्ड फॉर स्ट्रगल। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट रुपी 80 टू अ डॉलर मीन्स। तो $1 हो चुका है 80 रुपये के बराबर। तो इंडियन रुपी ब्रीच्ड द साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट एक्सचेंज रेट लेवल ऑफ 80 टू अ $US इन अर्ली ट्रेड ऑन ट्यूसडे। अब इसके क्या रीजन है? तो जब से यूक्रेन वॉर बिगिन हुआ है जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है वो बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट हुआ है। तो सिंस द वॉर इन यूक्रेन बिगिन एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अप, द रुपी हैज़ स्टडली लॉस्ट वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर। अब व्हाट इज़ द रुपी एक्सचेंज रेट? तो रुपी एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है? तो अगर आपको $1 चाहिए होंगे तो आपको 80 रुपये निकालने पड़ेंगे। तो रुपीज़ एक्सचेंज रेट विज द वेज द डॉलर इज एसेंशली द नंबर ऑफ रुपीज़ वन नीड्स टू बाय $1। ब्रॉडली स्पीकिंग व्हेन द रुपी डेप्रिशिएट्स, तो इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है और एक्सपोर्ट्स करना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाता है क्योंकि जो आपके एक्सपोर्ट्स होंगे वो सस्ते दिखेंगे। तो बट वन इज ट्राइंग टू एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज स्पेशली टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव दिखेंगे और उस क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेन बायर्स को चीप लगेंगे। तो ऐसा सच हमारे लिए इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाते हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे लिए कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर नोट करने की ये है कि रुपी एज सच कंपेयर टू अदर करेंसीज अभी भी रेजिलियंट है। तो अनदर थिंग टू नोट इज दैट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ द रुपी इज स्टिल मोर रेजिलियंट, क्योंकि अगर हम बाकी करेंसी से कंपेयर करें तो बाकी करेंसीज में ज़्यादा डेप्रिसिएशन हुआ है। मोर ओवर द $US इज जस्ट वन ऑफ द करेंसीज इंडियंस नीड टू ट्रेड। इफ वन लुक्स एट अ होल बास्केट ऑफ करेंसीज, तो डेटा हमें यही सजेस्ट करता है कि रुपी जो है स्ट्रॉन्गर हुआ है कंपेयर टू अदर करेंसीज। अगर हम डॉलर को हटा दें, बाकी अगर हम दूसरी करेंसी से कंपेयर करें तो रुपी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ही हुआ है। इन अदर वर्ड्स, व्हाइल द $US हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट ऑल द मेजर करेंसीज इंक्लूडिंग द रुपी, इन टर्न has become stronger than many other currencies जैसे कि यूरो, येन। दिस डज नॉट मीन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इंडिया अगर हम देखें तो अभी तो फाइनल, लेकिन आने वाले समय में जैसे कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $50 बिलियन तक डिप्लीट हो चुके हैं। जो हमारे एक्सचेंज रेट है इन दीज 10 मंथ्स, द रुपीज़ एक्सचेंज रेट विद द डॉलर इज फॉलन 8.7%। वॉट्स वर्स ये भी है कि और ज़्यादा हमारे रुपये डेप्रिशिएट हो सकता है और $1 इज इक्वल टू 82 रुपये पर भी ट्रेड हो सकता है। वाई आर द रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स रिजर्व्स फॉलिंग? अब इसका क्या यहाँ पर रीज़न है? तो यहाँ पर बताया गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने इकॉनमी में पढ़ा होगा, इसमें होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एसेंशली अ लेजर ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो कि इंडियन और फॉरेनर्स के बीच में होती है। इसमें दो सब हेड्स होते हैं, एक होता करंट, एक होता कैपिटल। करंट में गुड्स और सर्विसेज होता है, बेसिकली विजिबल और इनविजिबल होता है। द करंट अकाउंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रेड अकाउंट एंड द इनविजिबल्स अकाउंट। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडियन अमेरिकन कार लेता है तो डॉलर्स जाएंगे बीओपी से। सो इफ एन इंडियन बाइज एन अमेरिकन कार, डॉलर्स विल फ्लो आउट ऑफ बीओपी एंड इट विल बी अकाउंटेड फॉर इन द ट्रेड अकाउंट विद द करंट अकाउंट। फिर यहाँ पर ये डेटा बताया गया। और कैपिटल अकाउंट में क्या आते हैं? तो कैपिटल अकाउंट में एफडीआई आ गया, एफपीआई आ गया। तो वो बात यहाँ पर बताई गई है। इफ एन अमेरिकन इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स, डॉलर्स विल कम इनटू द बीओपी टेबल और उसको यहाँ पर एफपीआई में डाल देंगे अंडर द कैपिटल अकाउंट। तो एक तरीके से बीओपी अपने आप को बैलेंस कर लेता है। एट द एंड ऑफ द ईयर द बीओपी वाज एट सरप्लस ऑफ $47.5 बिलियन। नाउ टू थिंग्स कैन हैपन। अगर हमारी मार्केट में डॉलर ज़्यादा आ गए, फॉर एग्जांपल $47.5 बिलियन यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो डॉलर्स हमारी मार्केट में ज़्यादा है क्योंकि सरप्लस था। तो अगर मार्केट में डॉलर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या, हमारा रुपी अप्रिशिएट हो जाएगा। तो आरबीआई नहीं चाहता है कि एक साथ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाए। तो आरबीआई ऐसे में क्या करता है, ये जो मार्केट्स में डॉलर होंगे आरबीआई इन डॉलर्स को खरीद लेगा और यही डॉलर बन जाएंगे आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सरप्लस बीओपी में रहें तो हमारे लिए फ़ायदा है, हमारे जो फॉरेक्स है वो यहाँ पर अकुमुलेट होते रहेंगे। नाउ टू थिंग्स कैन हैपन फ्रॉम हियर। इफ नथिंग इज डन, अगर कुछ नहीं करता, आरबीआई उन डॉलर्स को नहीं खरीदता है, तो ऐसे में क्या होगा, दैट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन पीपल्स बाइंग एंड इन्वेस्टिंग प्रेफरेंसेस। क्योंकि जो रुपये है वो यहाँ पर अप्रिशिएट होता जा रहा है, तो लोगों के जो बिहेवियर पैटर्न है कंजम्पशन में वो ऐसे चेंज होगा कि बीओपी जो है अपने आप बैलेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारा रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है, अगर अभी आरबीआई इंटरवीन ना करे तो ऐसे में क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और आपके इंपोर्ट्स जो है वो यहाँ पर कम होते जाएंगे। तो एज सच बीओपी अपने आप को बैलेंस कर लेता है। लेकिन बीओपी
को बैलेंस करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे में जो करेंसी वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो आरबीआई इंटरवीन करता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट्स में डॉलर ज़्यादा है तो आरबीआई उन डॉलर्स को खरीद लेता है, और मार्केट्स में अगर डॉलर कम है तो आरबीआई जो है अपने फॉरेक्स से डॉलर मार्केट में बेच देता है। What will be the effect on the economy? Since a large proportion of India's imports are dollar denominated, तो बेसिकली हमारे imports कॉस्टलियर हो जाएंगे। क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा। शुड पॉलिसी मेकर्स प्रिवेंट द फॉल? तो यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि यहाँ पर आरबीआई को इंटरवीन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आरबीआई कब तक इंटरवीन करेंगे। तो मंडल सेट इट इज़ नाइदर वाइज नॉर पॉसिबल फॉर द आरबीआई टू प्रिवेंट द रूपी फ्रॉम फॉलिंग इनडेफिनेटली। अगर ऐसा किया जाएगा तो जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाएंगे। वॉट शुड पॉलिसी मेकर्स डू? तो पॉलिसी मेकर्स को यहाँ पर इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, और इसके अलावा गवर्नमेंट को अपनी बोरोइंग्स को कंट्रोल करने में फोकस करना चाहिए। तो मंडल्स प्रिस्क्रिप्शन इज दैट द आरबीआई शुड फोकस ऑन कंटेनिंग इन्फ्लेशन, जो कि यहाँ पर आरबीआई का काम है। आरबीआई लीगली मैंडेटेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो गवर्नमेंट है वो अपनी बोरोइंग्स को कंटेन करने की कोशिश करे। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी तो बेसिकली यहाँ पर जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको फॉरेन जाना पड़ेगा बोरो करने के लिए। तो हायर बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ईट अप डोमेस्टिक सेविंग्स एंड फोर्स द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एजेंट्स टू बोरो फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को अपनी बोरोइंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, और आरबीआई को यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। पाइथागोरियन ज्योमेट्री इन वैदिक एरा टेक्स्ट सेंचुरीज बिफोर पाइथागोरस, ये हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो पाइथागोरस की जो हिस्ट्री है, तो मेसोपोटामिया, जिसको कि ओल्ड बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो फेमिलियर थे पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन वो इसको डायगोनल रूल कहते थे। उसके बाद इंडिया में सुलभा सूत्र हैव स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एग्जांपल्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एंड देयर यूज इन कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल यज्ञ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का कुछ यूज़ करते थे। अगर हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ये तो आपको पता है, ये तो आपने पढ़ी होगी मैथ्स में बचपन में। तो पाइथागोरस थ्योरम डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप कनेक्टिंग द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, वन इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, वेयर ए एंड बी आर द टू परपेंडिकुलर साइड्स, और सी होती है लेंथ ऑफ द डायगोनल साइड। अब हाउ डू वी नो दैट इंडियंस फ्रॉम द वैदिक पीरियड न्यू दिस? तो एक पेपर आया जिससे ये पता चला कि वैदिक पीरियड के लोगों को पता था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो देयर आर रेफरेंसेस इन द सुलभा सूत्र विच आर टेक्स्ट पर्टेनिंग टू द फायर रिचुअल्स दैट इज यज्ञ, और ओल्डेस्ट ऑफ दीज इज द बौद्धियान सुलभा सूत्र, और जहाँ पर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता चलता। तो एज सच पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नहीं पता चलता है, लेकिन जो यहाँ पर यज्ञ परफॉर्म करने के लिए जो बनाया जाता था उसमें कुछ शेप्स बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल यज्ञ रिचुअल्स इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टर्स वेदी एंड फायर प्लेसेस अग्नि एज अ वैरायटी ऑफ शेप्स, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया गया, ट्रेपेजियम बनाया गया, रेक्टेंगल्स बनाया गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि उनको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होगा। तो सुलभा सूत्र डिस्क्राइब स्टेप्स टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज फिगर्स विद प्रिस्क्राइब्ड साइजेस। हाउ डिड नॉलेज ऑफ द इक्वेशन इवॉल्व ओवर द सेंचुरीज? तो हमने देख लिया पहले बेबीलोनियन सिविलाइजेशन इसको डायगोनल्स रूल के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि वैदिक एज में सुलभा सूत्र में इसका मेंशन है। तो एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन फायर ऑल्टर बनाने के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज़ किया जाता था, ट्रेपेजियम का यूज़ किया जाता था। तो इससे ये पता लगाया जा रहा है, ये सोचा जा रहा है कि हो सकता है शायद उनको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता हो। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कल्चरली कितने ज़्यादा सुपीरियर थे, हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी पता था। तो यहाँ पर ये कहना है दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट एवरीथिंग वाज देयर इन इंडिया, बेसिकली कि हमारा जो जगत गुरु सिंड्रोम है कि हमें तो सब पता था, हमें तो ये भी पता था, हमें तो वो भी पता था, ये पूरी तरीके से गलत है। मतलब कल्चरल सुपीरियरिटी दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन इतना भी नहीं कि हमें सब आता था और बाकी ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये तो फेक है, इन्होंने तो बाद में जनरेट की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो एज लॉन्ग एज वी थिंक दैट वी आर द मास्टर्स लिविंग इन द पास्ट, तो अगर हम ये सोचते रहें कि हम पास्ट में मास्टर्स थे, तो वो सोचना बंद करना है। हमें अब फ्यूचर में सोचना है कि फ्यूचर में हमें फिर से मास्टर्स कैसे बनना है। द कंट्री इज नॉट गोइंग टू मेक सीरियस इनरोड्स इनटू मॉडर्न डेवलपमेंट। अगर हम सिर्फ इसी बात पर खुश होते रहेंगे कि हम हिस्टोरिकली कल्चरली बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे, तो वो हमें नहीं करना है। तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वैदिक एरा टेक्स्ट में क्या उनको पाइथागोरियन ज्योमेट्री के बारे में पता था, तो आप टिक कर सकते हो कि हाँ उनको पता था, क्योंकि हमें सुलभा सूत्र में ऐसा पता चलता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। रुपी एट द रेट 80, तो इसमें भी यही बताया गया है, जो आरबीआई है उसको इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, रुपी अपनी करेक्ट वैल्यू जो है खुद ही फाइंड कर लेगा। ऑन ट्यूजडे द इंडियन रुपी क्रॉस द साइकोलॉजिकल बैरियर टचिंग 80 अगेंस्ट द डॉलर। और इसके क्या रीजन है? तो पहला रीज़न तो यही है, जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा टाइटन हो रही है, इंटरेस्ट रेट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एफपीआई आउटफ्लो है वो इंडिया से हो रहा है। फिर दूसरी रीज़न, वाइल
With the US Fed embarking on one of the steepest rate hikes in recent times, investors have rushed to the dollar. और जो डॉलर इंडेक्स है जो कि मेजर करता है करेंसीज वैल्यू अगेंस्ट 6 मेजर करेंसीज, उससे ये पता चलता है जो इंडिया की करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले तो वीकन हुई है, लेकिन बाकी करेंसीज के मुकाबले इंडिया की करेंसी वीकन नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ऑन देयर पार्ट द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई हैव अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो मैंने बताया कि गवर्नमेंट और आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स किए कि डॉलर जो है इंडिया की मार्केट में आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एफपीआई सिक्योरिटीज़ जो है उसकी लिस्ट को वाइडन कर दिया गया है। इसके अलावा जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर स्टेप्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई कि कैसे रुपये के डेप्रिसिएशन को रोका जाए। ट्रस्टिंग द रुपी, तो इस आर्टिकल में भी यही बात बताई गई है, जो रुपये यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा है वो मेनली इसीलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। तो एज सच रुपये डिप्रिशिएट नहीं हो रहा बल्कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि सारी ही करेंसीज यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रही है। एज सच रुपये तो बाकी करेंसी से बेटर ही परफॉर्म कर रहा है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू द करंट सिचुएशन, द रुपी हैज डिप्रिशिएटेड बाय अ मॉडेस्ट 5.6% सिंस द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। जो डॉलर इंडेक्स है वो यहाँ पर अप्रिशिएट हुआ है बाई 11.3%। तो अगर हम पीरियड देखें तो डॉलर इंडेक्स का जो एप्रिसिएशन है उसके कंपैरिजन में अगर रुपये देखें तो एज सच रुपये इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुआ है। Having established that the recent decline in rupee value is mostly to deal with the dollar index strengthening, the logical question is there any possibility of end to such unabated supremacy in the near future? तो नहीं, हमारा जो रुपये है वो और ज़्यादा भी डिप्रिशिएट होगा क्योंकि ये वॉर जो है और लंबी खिंचने वाली है और यूएस में इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो और ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग करेगा। इन प्रिंसिपल ब्रेटन वुड्स एंश्योर्ड दैट द डॉलर वुड बी अ ट्रस्ट करेंसी। The recent gains in the dollar have come along expectations of aggressive monetary policy। तो यहाँ पर जो यूएस का फेडरल रिजर्व है उसकी एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी है। ऑन द अदर हैंड जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो कर्व के बिहाइंड है, मतलब उनका भी जो यहाँ पर यूरो है वो भी यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा है, पाउंड यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा है। Interestingly, in 2013, when the rupee was in a free fall, the stability was finally restored, but it came at a cost. This time, the RBI and the government have taken a long-term view of bolstering dollar inflows. तो यहाँ पर RBI ने क्या स्टेप्स लिए, ये सारे स्टेप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल RBI ने ये कहा है कि जो ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट है वो यहाँ पर रुपये में हो सकती है, उसके लिए हमने वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट डिस्कस किए थे। द RBI in close tandem with the government has been supportive of the rupee and is also now embarking on an unprecedented journey to internationalize the currency। तो RBI अगर रुपये की डिमांड को बढ़ा दे कि आप ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट रुपये में कर सकते हो तो इसकी वजह से रुपये की डिमांड अपने आप ही जनरेट होगी और रुपये की डिमांड अपने आप ही जनरेट होगी तो अपने आप ही रुपये जो है वो यहाँ पर अप्रिशिएट हो जाएगा। अ लिमिटेड फार्म विजन, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया है। तो गवर्नमेंट मेड अ कमिटमेंट लास्ट ईयर व्हेन इट रिपील्ड द फार्म लॉज टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी। तो बॉडी हैज़ फाइनली बीन कॉन्स्टिट्यूटेड कि यहाँ पर जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। क्रॉप पैटर्न्स को कैसे डाइवर्सिफाई किया है ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। एमएसपी को कैसे इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी अपॉइंट की गई थी और सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी का ये कहना था कि ये जो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज है उनको विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बहुत कम फार्मर्स है एज़ कम्पेयर टू वो फार्मर्स जो कि इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो फार्मर्स रोड पर नहीं आए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो न्यू कमेटी वॉज प्रेसिडेड by a Supreme Court appointed panel that in its wisdom spoke against the withdrawal of the controversial farm laws। तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल का यही कहना था कि ये जो फार्म लॉज है इनको विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऑथर ने ये कहा है कि ये जो कमेटी है इसकी क्या रिकमेंडेशंस होंगी, तो ऑथर ने पहले से ही बता दिया है। कैसे बता दिया है, क्योंकि ऑथर को ये पता है कि जो मेंबर्स है उनका जो आइडियोलॉजी है वो किस बेसिस पर है। तो लाइक द लॉयर्स इन द यूएस जुडिशियल सिस्टम स्पेकुलेटिंग ऑन द रूलिंग ऑफ जूरी बेस्ड ऑन इट्स कॉम्पोजिशन, वैसे ही यहाँ पर ऑथर ने बताया। तो ऑथर ने ये कहा है, कमेटी ये कहेगी कि जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है ग्रेन्स का एट एमएसपी उसको यहाँ पर बंद किया जाना चाहिए, लेकिन एमएसपी को लार्जर नंबर ऑफ फार्मर्स के लिए एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है। तो कमेटी विल प्रपोज टू एंड द ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट ऑफ ग्रेन्स एट एमएसपी वाइल मेकिंग एमएसपी अवेलेबल टू अ लार्जर नंबर ऑफ फार्मर्स अक्रॉस इंडिया जोग्राफिकली। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स को जो सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स बेचते हो वो करने की जरूरत नहीं है। फार्मर्स यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट में फर्टिलाइजर्स लें, उसके बाद फार्मर्स के अकाउंट में सब्सिडी दे दी जाए। तो ये दूसरा होगा यहाँ पर सजेशन। तो इट विल ऑल्सो एंड अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स फॉर ऑल फार्मर्स बाई प्रोपोजिंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स अ मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो यहाँ पर जो फार्मर्स है पहले मार्केट से जाकर एक्चुअल जो रेट है उसके ऊपर फर्टिलाइजर खरीद लाएं, उसके बाद उनके अकाउंट में यहाँ पर सब्सिडी डाल दी जाए। फिर इनका ये कहना है कि नेचुरल फार्मिंग के बारे में सिर्फ लिप सर्विस की जाएगी। लास्टली द कमिटी विच हैज़ नॉट बीन गिवन अ टाइम फ्रेम, तो हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन के बाद ही ये जो कमेटी अपनी रिपोर्ट को रिलीज़ करे, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती कुछ रिपोर्ट में आए उसके बाद फार्मर्स वापस से प्रोटेस्ट करने लग जाएं। अब हम आगे चलते हैं।
नम्ड बाई वॉयलेंस, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वॉयलेंस हैज एक्सपोज्ड इटसेल्फ इन ऑल स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अब्यूज, थ्रेट, इंटिमिडेशन, इंस्टिगेशन, मैनिपुलेशन, असॉल्ट एंड किलिंग। अब फॉर एग्जाम्पल कहीं वॉयलेंस होता भी है, लेकिन आप उस वॉयलेंस को सपोर्ट करते हो क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी कहती है कि आपको उस वॉयलेंस को सपोर्ट करना चाहिए, या आप उस वॉयलेंस के अगेंस्ट हो। तो अगर आप उस वॉयलेंस को सपोर्ट भी करते हो ये सोच करके आपकी आइडियोलॉजी ये कहती है कि आपको उस वॉयलेंस को सपोर्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप भी उस वॉयलेंस का हिस्सा हो। तो यही बात यहाँ पर ऑथर ने बताई है। The severity, geographical location, identities of the assaulter and the victim, their ideological bent, and the position taken by those who admire or detest curate are independent decision। तो बेसिकली अगर कहीं पर वॉयलेंस होता है तो पहले हम देखते हैं कि वो हमारी कम्युनिटी का है या नहीं है। अगर हमारी कम्युनिटी का है तो उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसने कहीं पास में कुछ गलत तो नहीं किया था। तो ये सब देखा जाता है। देर आर मैनी casualties due to this procedural and repetitive episodic drama that we participate in। पहले ये जो ड्रामा होता है कि हम आइडियोलॉजी की पहले ये देखते हैं कि वो इंसान था, वो कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उसकी सोच क्या थी, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी। तो ऐसे में हम ये भूल जाते हैं कि उसके साथ वॉयलेंस हुआ, और वॉयलेंस इन ऑल इट फॉर्म पूरी तरीके से गलत है। तो फर्स्ट द विक्टिम इज लॉस्ट, इनफैक्ट इवन द sufferer's identity is manipulated. With each occurrence, everyone who repeatedly participates in this twisted discourse sheds another layer of humanity। तो जैसे हम वॉयलेंस को जस्टिफाई करने लगते हैं, हम एक तरीके से जो ह्यूमैनिटी है वो खत्म करते जाते हैं। बट इजंट द ओवरऑल कॉज एंड इफेक्ट डिजाइन ऑब्वियस, जैसे कि कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, पेट्रियार्की, ये सब हमें यही सिखाता है कि वॉयलेंस तो हर तरीके से हर जगह आपको इनग्रेंड मिल ही जाएगा। दे आर एग्रेवेटेड बाई टाइमलेस रॉन्ग डूइंग्स दैट फ्लो इनटू द प्रेजेंट, और उसके बाद फ्यूचर का भी आपको डर रहता है क्योंकि फ्यूचर में भी आपको यही वॉयलेंस देखने को मिलेगा। कम्युनलिज्म एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जो कि हमें कंट्री में वॉयलेंस देखने को मिल रहा है। दिस इन्फॉर्म्स अस दैट द प्रॉब्लम कांट बी एड्रेस्ड फ्रॉम विद इन द स्ट्रक्चरल नॉर्मेटिव। दिस डज नॉट मीन वी रिमेन म्यूट व्हेन वॉयलेंस इरप्ट्स। इसका मतलब ये नहीं कि वॉयलेंस होता है तो आप चुप रहो, आप कुछ कहो मत। बट द माइंड मस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस अ डिस्पैशनेट वन। द मोस्ट कॉमन ट्रैप इज अटैचिंग आवरसेल्व्स विद द कैजुअलिटी दैट जस्टिफाइज वॉयलेंस। तो यही सबसे बड़ी गलती है कि हम उस इंसान से खुद को अटैच करने लगते हैं जिसके साथ वॉयलेंस हुआ है, कि वो हमसे कितना ज़्यादा मैच करता है या हमसे कितना ज़्यादा अगेंस्ट है। When someone from a background that icks us is of the target of violence, after the initial feeling of pity, our mind charges a find a way to turn the tables. There has to be a justifiable reason for this to have happened to this horrible person. We find fault with the victim। इसके अलावा उसके इल फेट को यहाँ पर हम ब्लेम करते हैं, या कोई उसका ओल्ड एक्शन निकाल दे कि उसने ऐसा बोला था जिसकी वजह से हो सकता है उसके साथ वॉयलेंस हुआ हो। तो सून वॉयलेंस बिकम्स रिट्रीब्यूशन एंड द विक्टिम्स पास्ट एक्शन डिनाइज हिम द राइट टू फील अग्रीव्ड। तो हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है ठीक है इसने ऐसा कहा था तो इसको सज़ा मिलनी ही चाहिए था, इसीलिए इसके साथ यहाँ पर वॉयलेंस हुआ है। येट वी डू नॉट सी आवरसेल्व्स एज वॉयलेंट। तो बेसिकली हम एक तरीके से वॉयलेंस को सपोर्ट करें, लेकिन उसके बाद भी हम मन में खुद को वॉयलेंट नहीं समझते हैं। वी क्लेम दैट द वॉयलेंस वॉज कमिटेड बाई ईविल पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो ईविलनेस है क्योंकि हम उस वॉयलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर आइडियोलॉजी। Violence is always evaluated hierarchically. The physical placed right on top of the pile. Of course, taking away a person's life or dismembering someone is an irrecoverable state, but emotional and psychological violence can be deeply affecting and debilitating. In humanistic terms, how are we to perceive violence that is viewed as relatively benign because it is non-physical? अब violence जो है किसी को मार काट के violence नहीं हो सकता, emotional भी violence हो सकता है। We also train, encourage, and brainwash perpetrators. We do not speak to him directly, but our nurturing of his psychotic environment is not an accident। तो जो psychotic environment को यहाँ पर nurture किया जा रहा है वो भी एक reason है violence के होने का। बट इज ऑल फिजिकल वॉयलेंस इक्वल? तो अब यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है और वो यहाँ पर बेसिकली रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि वो डिसाइड करें कि सारे क्या फिजिकल वॉयलेंस इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू वी रिएक्ट टू द किलिंग ऑफ एन आर्मी मैन एंड एन एलिज्ड ऑफेंडर इन द सेम मैनर? इज द मर्डर ऑफ एन ऑपरेस्ड दलित कंपेरेबल टू दैट ऑफ एन ऑपरेसिव कास्टिस्ट? इसके अलावा इज द असॉल्ट ऑफ ए मुस्लिम इक्वल टू दैट ऑफ हिंदू? तो ये क्वेश्चन रीडर के ऊपर छोड़ दिए कि वो डिसाइड करे कि सारे फिजिकल वॉयलेंस इक्वल होते हैं या इनमें भी कुछ डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द एब्सेंटी स्टेक होल्डर। इन 2022 इटसेल्फ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किए थे आईटी रूल्स 2021 के। फिर यहाँ पर ड्राफ्ट लेकर आया गया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी का, फिर उसके बाद नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, फिर यहाँ पर न्यू साइबर सिक्योरिटी डायरेक्शंस। तो हमें ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है इस स्पेस को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद ई कॉमर्स पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो बहुत सारे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है लॉज लेकर आ रही है इस स्पेस को रेगुलेट करने के लिए। दिस हाइपर एक्टिविटी सिग्नल्स द एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ द डिजिटल इकोसिस्टम, और गवर्नमेंट को ये समझ आ रहा है कि डिजिटल इकोसिस्टम को यहाँ पर रेगुलेटरी नर्चरिंग की ज़रूरत है। फिर ऑथर ने ये कहा है कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेक होल्डर से
यहाँ पर बातचीत करती है कि जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे यहाँ पर गवर्नमेंट कंसल्टेशन करती है। अब यहाँ पर ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है वेस्टर्न कंट्रीज़ का। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोई भी लॉ बनता है तो उसमें गूगल भी पार्टिसिपेट करता है, फेसबुक भी पार्टिसिपेट करता है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या पॉलिसी में चेंज किया जा सकता है। तो देयर हैज़ बीन एन इनॉर्मस बैकलैश अगेंस्ट द ग्रोइंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट जॉइंट्स। दे डू ब्रिंग बेनिफिट्स टू कंज्यूमर बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट, लेकिन फिर यहाँ पर प्राइवेसी और इनोवेशन के बीच में डिलेमा हो जाता है कि प्राइवेसी को ज़्यादा फोकस करना है या इनोवेशन को। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या नहीं, तो इन सब के बीच में डिलेमा हो जाता है। अब ऑथर ने ये कहा है जैसे कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिलता है कि कोई भी पॉलिसी बनती है तो गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर सब लोग अपने पॉइंट्स को रखते हैं, लेकिन इंडिया में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इतने सारे लॉज आए लेकिन जो इंडियन ओरिजिन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से कोई भी व्यू पॉइंट नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल टाटाज, रिलायंस, आदित्य बिरला ग्रुप, गोदरेज, आईटीसी, बजाज, हीरो। तो आप कह सकते हो कि ये लोग तो डिजिटल स्पेस में है ही नहीं, तो इनके व्यू पॉइंट्स की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि ये डिजिटल स्पेस में नहीं है, लेकिन इनका जो बिजनेस है वो भी तो यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो while these may not be quintessential digital companies except for Reliance Jio, many are working towards adopting digital technologies। और इसके अलावा जो भी इनका बिजनेसेस है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है। तो आप कह सकते हो कि इनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो भी इनको देने चाहिए थे, इनको भी एज एन स्टेक होल्डर कंसल्ट करने की ज़रूरत है विद द गवर्नमेंट। तो यूजिंग अ सेक्टर स्पेसिफिक एग्जाम्पल जैसे कि ट्राई है, तो जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो ट्राई के ओपन हाउसेस मीटिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, तो वैसे ही इनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑन जनरल कंसर्न सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंटरवेंशन फ्रॉम द इंडस्ट्री इज मच मोर इनडायरेक्ट एंड ऑफन एंड एक्सपोज्ड फिनोमेना। तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि इंडिया में जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉरपोरेशन, तो गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो स्टेक होल्डर्स के साथ जब कंसल्टेशन की बात आती है तो इन्हें भी आगे आना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ कि आप जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हो, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा कैसे प्रमोट कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर चाइना ने ये कहा है कि अगर यूएस की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर है अगर वो ताइवान गई तो चाइना बहुत रिजोल्यूट और स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेगा, क्योंकि चाइना ये मानता है कि जो ताइवान है वो चाइना का पार्ट है। फिर यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन है ये गए हुए हैं ईरान। अभी जो टर्की के एर्दोगान है वो भी ईरान में विजिट करने आएंगे, तो हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन और जो अर्दोगान है उनकी भी मीटिंग हो जाए। तो अर्दोगान है वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मीडिएट करा देंगे बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो but perhaps most crucially, the Tehran trip offers Putin a chance for high-stakes meeting with Erdogan, who has sought to help broker talks on a peaceful settlement of the Russia-Ukraine conflict। और इनका ये कहना है कि जो यूक्रेनियन ग्रेन ब्लॉक हो गया है और जो यूक्रेन ग्रेन का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो फूड प्राइसेस है वो यहाँ पर स्काई रॉकेट हो चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे जो यूक्रेन ग्रेन है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो सके, तो उसके लिए भी हम नेगोशिएशन करेंगे। बाकी इसमें इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बताया नहीं गया है। अगर हम देखें तो तेहरान और रशिया के रिलेशंस कैसे हैं, तो दोनों कंट्रीज़ ने कहा है कि ये जो कोऑपरेशन है सीरियन सेटलमेंट के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन है तो उसके बारे में इन्होंने बात की। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि हम एनर्जी में अपने टाइस को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में और ट्रेड में, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ को वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शन कर रखा है। ईरान के ऊपर भी सैंक्शन लगे हुए हैं, रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगे हुए हैं। तो इन दोनों कंट्रीज़ का ये कहना है कि हम एक अपनी नई एक्सेस क्रिएट करेंगे और बेसिकली अपनी एनर्जी टाइस को बूस्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करेंगे, ट्रेड को बूस्ट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। नो जीएसटी ऑन 11 फूड आइटम्स व्हेन सोल्ड लूज डिसीजन विद कंसेंसस। तो यहाँ पर 11 फूड आइटम्स के ऊपर जीएसटी लगा दिए गए थे जो कि यहाँ पर प्री पैक्ड या लेबल्ड थी। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण on Tuesday said the 5% GST levied on items such as cereal, pulses and flour was approved by the GST Council after a nod from all states। तो ऐसा नहीं कि सेंटर ने अपने विम्स एंड फैंसीज पर लगा दिया, जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लिया उसके बाद ही इनके ऊपर यहाँ पर जीएसटी लगा है। शी हाउएवर क्लैरिफाइड दैट 11 आइटम्स व्हेन सोल्ड लूज एंड नॉट प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड, तो उनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ऐसा जीएसटी लगता है, फॉर एग्जाम्पल कोई आटा अगर किसी ब्रांडेड कंपनी का है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो व्हेन जीएसटी वाज रोल्ड आउट अ टैक्स रेट ऑफ 5% वाज मेड एप्लीकेबल ऑन ब्रांडेड सीरियल्स, पल्सेस एंड फ्लोर। लेकिन आपने देखा होगा ये ब्रांडेड सीरियल्स वाले क्या करते हैं, अगर आपने कभी किसी पैकेट पर ध्यान दिया हो तो वो उसके ऐसे पीछे लिख देते हैं बैक साइड पे कि इन्फोर्सेबल राइट वॉज नॉट फॉरगॉन बाय द सप्लायर। तो अगर वो इस राइट को फॉरगॉन कर देते हैं और वो जानबूझकर ये लिख देते हैं कि इन्फोर्समेंट राइट जो है वो पूरी तरीके से फॉरगॉन कर दिया गया बाय द सप्लायर, जिसकी वजह से उनको जीएसटी ना देना पड़े।
तो बेसिकली इस प्रोविजन का मिसयूज़ किया जा रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने ये कहा है कि बस जो लूज़ आइटम्स बिकेंगे उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी ऐसे जो आइटम्स होंगे उनके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो व्हेन जीएसटी वाज रोल्ड आउट, अ टैक्स रेट ऑफ 5% was made applicable on branded cereals, pulses and flour. Later this was amended to tax only such items which were sold under a registered brand or brand on which enforceable right was not foregone by the supplier. तो उसके ऊपर ही जीएसटी लगने वाला था, जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड ब्रांड के आइटम है या तो जिनके ऊपर जो इन्फोर्सेबल राइट है वॉज नॉट फॉरगॉन बाय द सप्लायर। लेकिन क्या करते थे यहाँ पर कंपनीज, वो अपने पैकेट के पीछे ये लिख देते थे कि इन्फोर्सेबल राइट वॉज फॉरगॉन बाय द सप्लायर, जिसकी वजह से उनको जीएसटी ना देना पड़े। हाउएवर सून रैम्पेंट मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन वॉज ऑब्जर्व्ड बाय रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड ब्रांड ओनर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया कि 11 आइटम्स के ऊपर यहाँ पर जीएसटी लगाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार इनके ऊपर जीएसटी लग रहा है, जीएसटी रिजीम से पहले भी इनके ऊपर टैक्स लगता था। तो इस इज द फर्स्ट टाइम सच फूड articles are being taxed. No states were collecting significant revenue from food grain in the pre-GST regime. इन्वेस्टमेंट वाया पी नोट ड्रॉप्स, तो बेसिकली पार्टिसिपेटरी नोट से जो इन्वेस्टमेंट आया है वो भी यहाँ पर ड्रॉप हो गया है। तो एक बार हम पी नोट्स डिस्कस कर लेते हैं, वैसे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स और पी नोट्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई अमेरिका का इंसान है, उसे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसे इंडिया में जाकर रजिस्ट्रेशन और ये सब नहीं कराने का उसका मन है, लेकिन उसको इन्वेस्ट करना है। तो वो क्या करेगा, वो किसी रजिस्टर्ड एफपीआई को कह देगा कि आप मेरे बिहाफ पर इन्वेस्ट कर दो जाके। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स आर इशूड बाई रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु विश टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट, लेकिन वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना नहीं चाहते हैं। तो वो किसी रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को ये कह देंगे कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स आर इशूड बाई रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु विश टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट, लेकिन वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो उस ओवरसीज इन्वेस्टर को क्या करेगा, पार्टिसिपेटरी नोट दे देगा। तो जो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, जो यहाँ पर एफपीआई है, वो ओवरसीज इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेटरी नोट दे देगा और उसका जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्ट कर देगा इंडिया के स्टॉक में आकर। फॉर यूसीबीज आरबीआई चॉक आउट 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो पहले इसके लिए कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कमेटी बनी थी? तो इसके लिए जो कमेटी बनी थी दैट इज एनएस विश्वनाथन कमेटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कमेटी बनी थी एनएस विश्वनाथन कमेटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि एक 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पर लाया जाएगा फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की? तो अगर टीयर 1 है तो 2 करोड़ होने चाहिए, बाकी सारे टीयर्स के लिए 5 करोड़ होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट इसीलिए लाई गई है ताकि यहाँ पर बैंक्स के पास सफिशिएंट कैपिटल हो। तो यूसीबीज दैट डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, उनको 5 साल का समय दिया जाएगा कि इतना टाइम है, आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लो। इसके अलावा कैपिटल रिस्क एसेट वेट रेशियो को भी यहाँ पर किया गया है कि 9% का यहाँ पर कैपिटल रिस्क एसेट वेट रेशियो होना चाहिए। तो मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट फॉर टियर 1 बैंक्स इज रिटेन्ड एट द प्रेजेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ 9% अंडर करंट कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन बासल 1 नॉर्म्स। तो कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट किया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते थे, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होता है। तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए गए हैं बाय द आरबीआई। ये आपको कमेटी पता होनी चाहिए, एनएस विश्वनाथन कमेटी। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट पेज पर हमने ये देखा जो रुपी है वो यहाँ पर हो चुका है $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपी। तो रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो चुका है। इसके क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न है यूक्रेन रशिया वॉर। दूसरा क्या रीज़न है, यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व है यूएसए की फेडरल रिजर्व, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कर रहा है। लेकिन एज सच जो रुपी है वो बाकी करेंसीज़ के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं हुआ। अगर हम जापानीज़ के येन से कंपेयर करें, पाउंड से कंपेयर करें, यूरो से कंपेयर करें। फिर यहाँ पर एसबीआई के चेयरमैन का ये कहना है कि आरबीआई को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आरबीआई इंटरवीन करेगा तो आरबीआई इनडेफिनेटली तो इंटरवीन नहीं कर सकता है, और इसकी वजह से जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी यहाँ पर हमारे जा रहे हैं, तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हम एमएसपी पैनल को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जो एमएसपी पैनल में लोग हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट हैं। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि हाउस पैनल ने 2 चीज़ें सजेस्ट की। पहला ये कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए फेयर प्राइस शॉप्स पे, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, दूसरी बात क्वालिटी कंट्रोल सेल्स होनी चाहिए, फूड ग्रेन की जो क्वालिटी को चेक करेगा। फिर यहाँ पर हमने देखा कितने लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है। तो 2021 में 1.63, उससे पहले 2019 में 1.44 और 2020 में लगभग 85,000। गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम फिशरीज सब्सिडीज़ को अभी तो बिल्कुल ब्रिंग डाउन नहीं करने वाले हैं। तो WTO में जेनेवा पैकेज था जिसमें ये बात की गई थी कि फिशरी सब्सिडीज़ को कर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फिशिंग का। फिर यहाँ पर ये कहा गया है जो LOC के नियर प्रोजेक्ट्स हैं या जिन प्रोजेक्ट्स की स्ट्रैटेजिक वैल्यू है, ये डिफेंस के लिए ज़रूरी है, उनको यहाँ पर ग्रीन क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल में जो हाथी कम्युनिटी है और जो सिरमौर रीजन है, तो वहाँ पर ट्राइबल स्टेटस दिया जाएगा। फिर हमने ये डिस्कस किया कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है, अरागलिया, इसका मतलब होता है स्ट्रगल।
सेनहलीज वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रगल। व्हाट 80 रुपी टू अ डॉलर मीन्स, तो यहाँ पर बीओपी की बात की गई। बीओपी में दो यहाँ पर सब हेड्स होते हैं, एक होता करंट, एक होता कैपिटल। करंट में यहाँ पर आ जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल में आ जाता है एफडीआई एफपीआई। तो बेसिकली अगर डॉलर्स इंडिया में ज़्यादा आ जाते हैं तो आरबीआई ये चाहता है कि जो रुपी है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। तो फॉर एग्जांपल डॉलर सरप्लस है तो आरबीआई उन डॉलर्स को खरीद लेता है, या डॉलर्स मार्केट में कम हो गए तो आरबीआई अपने फॉरेक्स से उन डॉलर्स को मार्केट में बेच देता है। फिर यहाँ पर पाइथागोरियन ज्योमेट्री वैदिक एरा टेक्स्ट में थी, ये हमें पता चलता है सलबा सूत्र से। तो बेसिकली बौद्ध सलबा सूत्र से पता चलता है, जहाँ पर बात की गई यज्ञ को बनाने के लिए जो फायर ऑल्टर्स यूज़ किए जाते थे, तो उसमें जो शेप होती थी दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रेपेजियम रेक्टेंगल। तो उसका मतलब ये है कि उनको पाइथागोरियन ज्योमेट्री के बारे में पता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी कल्चरल सुपीरियरिटी, कि हम हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा कल्चरल सुपीरियर थे उसके बारे में सोचकर खुश नहीं होना। हमें आगे अपने फ्यूचर को देखना है कि हमें फ्यूचर को और ज़्यादा कैसे हमें फ्यूचर में कल्चरल सुपीरियर होना है। फिर हमने ये सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे। रुपी एट द रेट 80 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये बताया गया कि जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एमएसपी कमेटी बनाई है वो क्या रिकमेंडेशंस देगी। तो ऑथर ने पहले ही बता दी क्या रिकमेंडेशंस देगी। ऑथर ने ये कहा है, पहले तो वो ये कहेंगे कि ये जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है इसको बंद किया जाए। दूसरी बात, एमएसपी को ज़्यादा फार्मर्स के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। और तीसरी बात, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए सिर्फ लिप सर्विस की जाएगी, एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। और चौथी इन्होंने ये कहा है कि ये जो रिपोर्ट है 2024 के बाद आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उससे पहले कोई प्रोटेस्ट हो। नम्ड बाई वायलेंस, तो पहले ये बताया गया कि वायलेंस हर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान किसी को मारे तभी उसको वायलेंस कहेंगे। वायलेंस इमोशनल लेवल पर भी हो सकता है। और अगर हम किसी वायलेंस को जस्टिफाई करें किसी इंसान के आइडियोलॉजी के बेसिस पर, या वो इंसान किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, या उसके पास में कैसे एक्शंस है, तो बेसिकली ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है वॉल्यूम्स को जस्टिफाई करने का। फिर एब्सेंटी स्टेक होल्डर, तो गवर्नमेंट यहाँ पर डिजिटल स्पेस को रेगुलेट करने के लिए इतने सारे लॉज ला रही है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो गवर्नमेंट के साथ कोई भी कंसल्टेशन नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के साथ उनको कंसल्टेशन करना चाहिए। फिर हमने आगे यहाँ पर डिस्कस किया जो व्लादिमीर पुतिन है वो यहाँ पर ईरान में मिले हैं, और यहाँ पर जो अर्दोगान है उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर मीडिएट करा सकते हैं बिटवीन द यूक्रेन एंड द रशिया। फिर अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में डिस्कस किया। तो अगर ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन उनको यहाँ पर रजिस्टर नहीं करना है, तो वो किसी रजिस्टर्ड एफपीआई के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड एफपीआई है वो उस ओवरसीज़ इन्वेस्टर को पार्टिसिपेटरी नोट्स दे देगा। फिर यहाँ पर हमने एक कमेटी डिस्कस की, दैट इज एनएस विश्वनाथन कमेटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आया जा रहा है बाय द आरबीआई इनको रेगुलेट करने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।